नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं फोटोसिंथेसिस की कुछ डेफिनेशंस के बारे में। मैं बात करूंगा फोटोसिंथेसिस के साइट या स्थल जिसको कहते हैं कि कहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी और उस साइट में कौन कौन से प्रकार के प्लास्टिड हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इस वीडियो में मैं इतना चर्चा करूंगा। फोटोसिंथेसिस जैसा आप सभी जानते हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है कि प्रकृति में जितने भी प्रकार के प्लांट होते हैं और जिसमें स्पेशल प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं और जो अपना भोजन स्वयं ही बनाने की क्षमता रखता है, उसमें जो प्रक्रिया होती है उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस एक ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी ग्रीक वर्ड है देखिए। एक होता है फोटोस जिसका तात्पर्य होता है लाइट, और सेकेंड जो ग्रीक वर्ड है वो है सिंथेसिस, सिंथेसिस जिसका अर्थ होता है पुलिंग टुगेदर, पुलिंग टुगेदर, है ना। कहने का मतलब प्रकाश की सहायता से एक से दूसरे में कन्वर्ट करने वाला प्रक्रिया, है ना। कोई पदार्थ है उसको प्रकाश की सहायता से दूसरे पदार्थों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। जितने भी प्रकार के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले प्लांट है सब में ये प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है। और इसके बिना प्रकृति में किसी भी जीवधारी का कोई अस्तित्व नहीं बनता। कहने का तात्पर्य पृथ्वी में पाई जाने वाले सारे जीवधारी इन फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स पर डिपेंड रहता है। हमें अपना भोजन प्लांट से प्राप्त होता है। आप देख लीजिए, आपको भोजन का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, नहीं, प्लांट से प्राप्त ना होते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो कार्निवोरस, मैं तो मांसाहारी हूं, तो मांस तो प्लांट से प्राप्त नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो जो मांसाहारी है जिस किसी भी पदार्थ से, जिस किसी भी वस्तु से अपने भोजन को प्राप्त करता है वो या तो फिर प्लांट है या तो फिर एनिमल है, और एनिमल भी प्लांट पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्लांट्स का आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं और प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्लांट्स का आपके लाइफ के लिए कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बात करता हूं कि समस्त जीवधारियों को जीवन यापन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इनडायरेक्टली हर प्रकार से जीव उस ऊर्जा को पौधों से ही प्राप्त करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को कह सकते हैं, सोलर एनर्जी को कह सकते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में कलेक्ट कर ली जाती है, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश की उपस्थिति में होती है इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं, ऐसा कहेंगे। समझ में आ गया। सबसे पहले स्टीफन हेल्स नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और सूर्य प्रकाश के महत्व को समझाया था, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम आता है जो जानना बहुत जरूरी है। एक साइंटिस्ट था स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स नामक साइंटिस्ट ने 1727 में इस प्रक्रिया को बताया था कि पौधे में उपस्थित वर्णक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, अर्थात सूर्य प्रकाश का उपयोग करती है और इनडायरेक्टली रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाने के लिए हमको मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी पता होना चाहिए कि चूंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज है। कौन सी एक्टिविटी है? एनाबॉलिक एक्टिविटी है। फोटोसिंथेसिस याद रखेंगे, सिंथेसिस एनाबॉलिक एक्टिविटीज है। एनाबॉलिक मतलब होता है उपचय, ठीक है। और इसका दूसरा भाग होता है कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक इसका हिंदी होता है अपचय। ये हो गया उपचय, ये हो गया उपचय, अपचय। ये रेस्पिरेशन इसके एग्जाम्पल में आता है। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। आप समझ गए होंगे, इसमें निर्मित हो रहा है, इसमें टूट रहा है, और दोनों को एक साथ मिलाकर संयुक्त रूप से हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक। उपापचय या चयापचय कह सकते हैं आप, उपापचय की प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आया। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया एनाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा होती है या एनाबॉलिक एक्टिविटीज है। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है एक प्रमुख कहना चाहिए कि भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ये एक ऐसी प्रक्रिया है फिजिकल केमिकल प्रोसेस है।
फिजिकल केमिकल प्रोसेस है, याद रखेंगे। फिजिकल केमिकल प्रोसेस है मतलब भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम इसको परिभाषित करने परिभाषा की ओर जाते हैं, परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। थ्योरी तो समझ में आ गई होगी आपको, तो मैं सीधा सीधा डेफिनेशन में जा रहा हूं और उस डेफिनेशन को मैं एक समीकरण के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है एक प्रमुख भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे की हरी कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, प्लांट का जो ग्रीन सेल्स होता है, ठीक है, हरी कोशिका, पौधे में उपस्थित जो हरी कोशिका है वो सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी या पानी का उपयोग करता है और उसमें उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सरल भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर से मैं इस डेफिनेशन को क्लियरली कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली वह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधों की हरी कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल की सहायता से पानी, ठीक है, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से अपने लिए सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसको समीकरण के रूप में देखते हैं। समीकरण बहुत सिंपल है। वायुमंडल में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से मिलता है पानी, ठीक है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है उनको सनलाइट, सूर्य प्रकाश, और पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। इनकी सहायता से जो पत्ती के अंदर बनता है वो बनता है हेक्सोस सुगर। क्या बनता है? हेक्सोस सुगर। इसको ग्लूकोज या सिंपल ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से आप जानते हैं। और इस प्रक्रिया में प्रकृति में पानी मुक्त होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन प्रकृति में रिलीज होती है, याद रखेंगे। समझ में आए? अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो भी काम चल सकता है, नहीं चल सकता, याद रखेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन प्रकृति में मुक्त होती है और ये ऑक्सीजन समस्त जीवधारियों के लिए रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट के समान या रेस्पिरेटरी कहना चाहिए प्रमुख पदार्थ के समान ये काम करता है। श्वसनीय पदार्थ है ऑक्सीजन, याद रखेंगे आप। समझ में आया? तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन जो मैंने थ्योरी का है, और जो समीकरण मैंने लिखा है ये लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे। इसकी ज़रूरत आपको हमेशा कभी भी पड़ सकती है। यहाँ से बहुत छोटा छोटा सवाल बन सकते हैं, जैसे कौन सी वर्णक की सहायता से? क्लोरोफिल। ठीक है, वायुमंडल से क्या लेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमि से क्या लेगी? पानी लेगी। क्या बनेगा? हेक्सोस सुगर कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, हेक्सोस सुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज कहते हैं सामान्य अवस्था में, आप इसको सामान्य तरीके से समझ में आ गया। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा के बाद हम लोग जाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ है, C6H12 का फॉर्मेशन जो हुआ है सनलाइट क्लोरोफिल के उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से, ये इसके एक अणु में लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। याद रखेंगे कितनी एनर्जी पाई जाती है? 686 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। इसके एक मॉलिक्यूल में 1m, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, 1 मॉलिक्यूल, एक अणु में 686 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है या प्राप्त होती है। समझ में आ गया? अब इस बेस पे आप प्रकाश संश्लेषण का महत्व भी तैयार कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तैयार कर सकते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप अकार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से कार्बनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। यह है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, ऐसा ये महत्व हो गया। ठीक है, समस्त जीवधारियों के लिए
जितने भी प्रकार के आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं उनके लिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से मीट का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, जो जंतुओं से दूध प्राप्त करते हैं, सभी शाकाहारी जंतु से पेड़ पौधों का भक्षण करके इसको अपने शरीर में ग्रो करवाता है, बनाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ प्रदान करने के साथ साथ इसका काम होता है कोयला, पेट्रोल, पीट, लकड़ी और गोबर के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है आपको। अगर उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी तो आपको कोयला, पेट्रोल, पीट, लकड़ी, गोबर प्राप्त नहीं हो सकती। गोबर कहाँ से मिलेगी? काऊ डंग, जानते हैं आप लोग। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता नियंत्रित रहती है। सभी प्रकार के उपयोगी उत्पाद, चाहे लकड़ी हो, रबर हो, गोंद हो, तेल हो, रेजिन हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ही उत्पाद है, क्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इस क्रिया में जो श्वसन में छोड़ी गई वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे द्वारा, जीवधारियों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में छोड़ी जाती है, उसका उपयोग ये कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं और हमको ऑक्सीजन देती है, जो हमारी प्राणवायु है, वह पर्यावरण का शुद्धिकरण करने का कार्य करती है। समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अनुपात को बनाए रखती है इस प्रक्रिया के द्वारा। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के हरे पेड़ पौधे होते हैं, सब में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। मतलब जीवन अगर है पृथ्वी में तो प्रकाश संश्लेषण के कारण संभव हुआ है। ठीक है, जिसके माध्यम से जीवधारियों को आप भोजन प्राप्त होता है। समझ में आया? इससे संबंधित बहुत सारे प्रकार की खोज हैं। जैसे स्टीफन हेल्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस होती है। अरस्तु ने बताया था कि पोषण के लिए वो अपनी जड़ों पर निर्भर रहता है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, अगला आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उस क्लोरोप्लास्ट आर फोटोसिंथेटिक एपरेटस आर साइट के बारे में। एपरेटस या उपकरण के बारे में मैं बात करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एपरेटस के बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए अभी सिलेबस के अनुसार उस पर मैं चर्चा करूंगा। क्लोरोप्लास्ट प्रमुख उप एपरेटस के रूप में उपयोग करते हैं हम लोग। किसको? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलते हैं इसको। ठीक है, यही प्रमुख प्लास्टिड है, लेकिन प्लास्टिक में और बहुत सारे प्लास्टिड है, वो ध्यान रखेंगे। लेकिन पहले मैं बात कर दूं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, जैसे क्लोरो आधा, यहाँ पर क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। और प्लास्टस मीन्स होता है मोल्डेड। मोल्डेड मतलब हरे रंग का एक लवक होता है। हरे रंग का एक लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, ऐसा समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी उपकरण के रूप में इसकी गिनती करते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट की संरचना मैंने इसे पिछले वीडियो में सेल ऑर्गेनेलिज में मैंने बताया था आपको कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसे होती है, कहाँ पर ग्रेना और किसको स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक है ना, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल है, जीवाणु है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको हम लोग, प्रकाश संश्लेषी उपकरण कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है कहाँ पर मिलता है? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म में स्थित रहती है क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया ना? प्रकाश संश्लेषी लेमेली या फोटोसिंथेटिक झिल्ली में प्रेजेंट होती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जब वर्णक अधिक हो जाए तो इसको क्रोमेटोफॉस कहते हैं। इसमें जितने भी प्रकार के हायर प्लांट है, आवृत्ति बीजी कहते हैं जिसको, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, और कुछ माने अनावृत्ति बीजी भी है, उन सब में प्रकाश संश्लेषी उपकरण के रूप में पूर्ण रूप से विकसित क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे ही चैनल में है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करूँ। फोटोसिंथेसिस या सिंथेटिक पिगमेंट के में हम जाते हैं तो हमको 3 प्रकार का पिगमेंट देखने को मिलता है। ए होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो ये जो पहला था साइट, ये तो हो गया क्लोरोफिल। ठीक है, और दूसरा आता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, और तीसरा होता है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स, ये 3 प्रकार के आपको वर्णक देखने को मिलते हैं प्रकाश संश्लेषी। अगर क्लोरोफिल के बारे में बात करें तो हरे रंग का वर्णक होता है, जानते हैं सभी, लेकिन जान लीजिए ये 10 टाइप्स के होते हैं, 10 प्रकार के वर्णक होते हैं क्लोरोफिल। अब 10 प्रकार क्या क्या है देखिए, इसमें से 1 to 5 जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा क्लोरोफिल A, B, C, D, E मिलेगा। ठीक है, और 6 to 9 मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, B, C and D।
ठीक है। और आखिरी जो 10वां नंबर का मिलेगा, ये जो क्लोरोफिल होगा इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो विरिडिन। ठीक है, तो देखिए 10 प्रकार का 1 2 3 4 5 5 4 9 एंड देन 10 बैक्टीरियो विरिडिन लास्ट 10। समझ गए होंगे आप लोग, ये होता है क्लोरोफिल। 10 टाइप्स की क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल की बात करते हैं हम, क्लोरोफिल ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, कुछ का दिया हुआ है क्लोरोफिल 4 तक अगर आप जाते हैं तो सब में केंद्रीय परमाणु के रूप में होता है मैग्नीशियम आयन। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में सेंटर के रूप में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रल एलिमेंट। प्रमुख तत्व के रूप में होता है, केंद्रीय परमाणु के रूप में, केंद्रीय तत्व के रूप में होता है मैग्नीशियम। याद रखेंगे क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। समझ में आ गया? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में आपको जो दिखाई देगा, ये जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो विल स्टाटर स्टॉल और फिशर के नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, इसके आधार पर क्लोरोफिल टेडपोल लार्वा के समान 2 भागों में बना हुआ दिखाई देता है। टेडपोल लार्वा के समान, ठीक है, 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देगा। एक होगा हेड, दूसरा होगा टेल। हेड जो होगा ये होगा पैरोल, पैरोल डबल आर है यहाँ पर, पैरोल। और जो टेल होगा ये फाइटॉल होगा, फाइटॉल होगा। पैरल क्लोरोफिल की आधारभूत संरचना होती है, पोरफायरिन सिस्टम बनाती है। 4 पैरल वलय इसमें देखने को मिलेगा, मतलब टेट्रा पैरल रिंग्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपस में मीथेन ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? टेट्रा पैरल रिंग्स होते हैं जो मीथेन ब्रिज के द्वारा जुड़ा होता है। मीथेन ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक पैरल जो होता है 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन अणु से मिलकर बना होता है। हर पैरल कैसे बनेगा? 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन अणु से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें क्या क्या होगा? 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ रहेगा। मध्य में मैग्नीशियम मैं पहले ही बताया। ठीक है, हाँ, ये जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक होते हैं। पैरल क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होते हैं, याद रखना, जल स्नेही होते हैं। और दूसरे नंबर में जो आता है इसका दूसरा भाग फाइटॉल, जिसको टेल पार्ट बोलते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरोधी होते हैं। ठीक है, फाइटॉल समूह में क्या होता है? फाइटॉल चैन में अल्कोहल का बना होगा। किससे बना होगा? अल्कोहल का बना हुआ पाया जाता है। लिपोइडल विलेयता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। मेरे पास अभी कंटेंट बताने के लिए टाइम कम है तो मैं इतना ही बता रहा हूँ क्लोरोफिल में आपको, लेकिन ये काफ़ी है, पर्याप्त है। याद रखना, इसका कार्य होता है विकिरण ऊर्जा को अवशोषण करना, एटीपी के निर्माण में सहायक होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम में सक्रिय भूमिका निभाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करने वाला होता है। ठीक है, दूसरा आता है कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स में 2 भाग आपको देखने को मिलेंगे। कैरोटीनाइड्स में एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल कैरोटीन, इसी के नाम पर डिपेंड करता है कैरोटीन्स। इसका एग्जाम्पल आता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन गायरजर में पाए जाने वाले प्रमुख कैरोटीन है, याद रखेंगे आप लोग। इसका सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है C40H56 होता है। वैसे क्लोरोफिल ABCD का भी होता है ना, याद रखना। जैसे क्लोरोफिल का फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पर नोट करें तो ये होता है क्लोरोफिल का फार्मूला, यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, C55H72O5N4 एंड देन Mg होता है। ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे। ए आणविक सूत्र है, आणविक संरचना है, आणविक सूत्र है। और क्लोरोफिल ए का हो गया ये। ए का बी का अगर आप जाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या 1 बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या 2 कम होगी, ऑक्सीजन की संख्या 1 बढ़ जाएगी। ये बी का हो गया। ऐसे सी का भी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या और बहुत कम हो जाएगी, आधा हो जाएगी लगभग, ऑक्सीजन की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी और सी का होगा। ऐसे करके इसका फार्मूला बनता है। एक सिंपल फार्मूला मैंने लिख दिया है। ठीक है, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स। और दूसरा इसमें आता है जो कैरोटीनाइड्स में होता है, ये होता है
ज़ैंथोफिल्स होता है। क्या होता है? ज़ैंथोफिल्स होता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है C40H56O2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। येलो कलर का पिगमेंट होता है, पिगमेंट सिस्टम 2 में प्रेजेंट होता है। ल्यूटीन, जियाजेंथिन, फिकोजेंथिन शैवाल में ये प्रेजेंट होता है। सहायक वर्णक की श्रेणी में आता है कैरोटीन। सहायक वर्णक बोलते हैं इसको। प्लास्टिड पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे आप। ये जो कंटेंट पढ़ रहे हैं आप, प्लास्टिड पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा। क्या है? प्लास्टिड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन्स जो होता है ये फाइकोबिलीसोम्स के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। ब्राउन और रेड एल्गी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं प्रमुखता? ब्राउन एंड रेड एल्गी में प्रेजेंट होगा। ब्राउन एंड रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। फाइकोबिलीसोम्स के अंतर पाई जाती है। जल में विलय होते हैं, घुलकर रहेगा। प्रोटीन के साथ संबंधित होते हैं, उच्च ताप पर नष्ट हो जाते हैं। क्लोरोफिल के समान ये वर्णक भी खुली अवस्था में टेट्रापाइलार होते हैं, परंतु इसमें मैग्नीशियम और फाइटाल का अभाव होता है। मतलब इसमें मैग्नीशियम एंड क्या बोलते हैं, फाइटॉल मतलब एल्कोहल वाला जो चैन है वो इसमें अपसेंट होते हैं। समझ में आ गया? ये वर्णक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके उसे क्लोरोफिल को स्थानांतरित करने वाला होता है। दो प्रकार का फाइकोबिलीन्स होता है। एक होता है फाइको एरिथ्रिन और दूसरा होता है फाइकोसाइनिन। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिड, मैंने बताया साइट, अपरेटस बोलते हैं, स्थल बोलते हैं जिसको, और डेफिनेशन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लेते हैं, किसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमसे प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।